हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं जिस चैप्टर का समरी डिस्कस करने जा रही हूँ वो है चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 3 की समरी डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी चैप्टर 12 से लेके प्लानिंग तक के चैप्टर्स की समरी डिस्कस की है मैंने, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से ये समरी देख सकते हैं। इसके अलावा इन वीडियोस में जो समरी वीडियोस हैं ये आपके रिवीजन के लिए होती हैं कि आपको एक बार पूरा चैप्टर शॉर्ट में बता दें कि उसमें क्या क्या टॉपिक हैं, उनके अंदर क्या क्या उनके मीनिंग हैं। तो एग्जाम में जाने से पहले यानी बिजनेस स्टडी का पेपर करने से पहले एक बार जरूर ये चैप्टर्स आप देख लीजिएगा। केवल आधे घंटे के वीडियोस हैं जिसमें आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की समरी से। सबसे पहले अगर हम देखें कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब हो जाता है ऑल दोज कंपोनेंट्स या ऑल दोज फैक्टर्स विच अफेक्ट बिजनेस इंटरनली, विच अफेक्ट बिजनेस बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, एंड दीज फैक्टर्स आर जनरली एक्सटर्नल फैक्टर्स। कुछ चीजें जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन की कभी कदार आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स या वो फैक्टर्स जो कि बिजनेस को अफेक्ट करते हैं बट दे आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होते हैं ये फैक्टर्स, ठीक है, और बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर या क्या कंपोनेंट्स, तो वो फैक्टर या कंपोनेंट्स आपके डायमेंशंस भी कहलाते हैं, जो कि 5 डायमेंशंस होते हैं ये, ठीक। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब हो गया कि ऐसे कुछ फैक्टर्स वगैरह जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करें, लेकिन वो आपके बिजनेस के अंदर के फैक्टर नहीं है, बाहर के हैं और आपके बिजनेस के कंट्रोल से भी बाहर है। यानी एक बिजनेसमैन जो है वो इन फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, यानी कि चेंज वगैरह अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकता, केवल अपने आप को बचा सकता है या एडवांटेज वगैरह उसकी ले सकता है उन फैक्टर्स के चेंज होने पर। तो वो कहलाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। बात करते हैं एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट आपका इसमें दे रखा है कि इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या है। तो इन्वायरमेंट स्कैनिंग का मतलब हो जाता है इन्हीं फैक्टर्स और कंपोनेंट्स की स्टडी करना, क्या कहलाता है, स्कैनिंग करना, ठीक, जिससे जो एक अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है, नुकसान और फायदे देखे जा सके और उसके अकॉर्डिंग काम किया जा सके, तो उस चीज को हम कहते हैं इन्वायरमेंट स्कैनिंग। आते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो पहला है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की बात की जाए तो इसमें केवल एक्सटर्नल फैक्टर्स ही होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स नहीं होते, एम्प्लॉयज वगैरह की बात नहीं की जाती है। ये पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है टोटल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी ये जितने 5 फैक्टर्स हैं इन सबको हम मिला दें तो इनको हम बिजनेस एनवायरनमेंट ही कहेंगे। तो इसमें सारे आपके आउटसाइड फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, यानी कहीं ना कहीं बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं वो आपके स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस होते हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब हो जाता है वो चीजें जो तुरंत ही आपके बिजनेस को अफेक्ट कर जाएंगी, वो उन्हें हम स्पेसिफिक फोर्सेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर इन्वेस्टर जो है और इन्वेस्टर्स ने अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया तो उसी वक्त आपका जो प्रोडक्शन है या जो बिजनेस है वो रुक जाएगा, विद इन 1 वीक आपको उसका असर दिख जाएगा। तो इसे हम स्पेसिफिक फैक्टर्स में लाते हैं। और जनरल फोर्सेस का मतलब हो जाता है कि कुछ टाइम बाद आपको इफेक्ट दिखेगा, जैसे अगर कोई फैशन ट्रेंड चेंज हुआ है और उस केस में आपकी मार्केट में वो न्यू फैशन नहीं इन्वॉल्व आपने किया, तो कुछ टाइम बाद आपको असर दिखेगा कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड गिर रही है। तो ये चीज क्या हो गया, जनरल फोर्सेस हो गए। यानी कुछ चीजों का असर इमीडिएट नजर आए तो वो स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं, और कुछ चीजें जिनका आपको लेट में थोड़ा असर नजर आए तो वो जनरल फोर्सेस में आते हैं। देन आते हैं इंटर रिलेटेडनेस, यानी ये जितने 5 फैक्टर्स हैं ये कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं कि एक जगह अगर कोई इफेक्ट है तो वो आगे चल के दूसरे फैक्टर, दूसरी इकोनॉमिक फैक्टर को भी इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर लीगल फैक्टर की बात की जाए कि कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि पर्टिकुलर चीज को बैन किया जाएगा, यानी कि सपोज कोल्ड ड्रिंक्स को बैन किया जाएगा, ठीक है, तो अब ये कहीं ना कहीं आगे चल के आपके सोशल एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट करेगी कि वहां डिमांड सप्लाई में चेंजेस आ जाएंगे। फिर अगर हम कहें कि अगर बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स इफेक्ट कर रही हैं
रेवेन्यू वगैरह को, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे भी उसका असर पड़ेगा। यानी कि कहीं ये जो जितने फैक्टर्स हैं आपके, ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं कि एक फैक्टर के चेंज होने की वजह से कई बार दूसरे फैक्टर्स पे भी उसका असर पड़ता है। देन आते हैं डायनामिक नेचर। ये जितने पांचों इन्वायरमेंट हैं डायनामिक नेचर के होते हैं, यानी चेंजेबल होते हैं, बार बार बदलते रहते हैं। ठीक, तो इसीलिए ये कहा जाता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस होती है। बिजनेस उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि बार बार चेंज होती है, एक जैसा एनवायरनमेंट नहीं रहता इन डायमेंशंस का। तो ये चीज क्या हो गई, डायनामिक नेचर है इनका। अनसर्टेन का मतलब हो जाता है कि 100% एक्यूरेटली आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अगर किसी इन्वायरमेंट की स्टडी आपने की, फॉर एग्जांपल नया बजट आया हो, उस बजट की स्टडी आपने अच्छे से की और उसके बाद आपने उससे रिगार्डिंग अपने यहाँ बिजनेस में चेंजेस किए। अब आगे चल के उसकी कोई 100% श्योरिटी नहीं है कि वो आपके लिए फायदा ही होगा या नुकसान ही होगा। ये चीज क्या हो गया, अनसर्टेन है। ठीक है, आगे क्या रिजल्ट निकल के आएगा इन्वायरमेंट का, वो 100% एक्यूरेट नहीं होता। कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि इन पांचों इन्वायरमेंट को समझना मुश्किल होता है। मुश्किल होता है का मतलब कि आपके स्टडी करने के बाद भी, इन्वायरमेंट स्कैनिंग करने के बाद भी हो सकता है कि सारा रिजल्ट जो निकले वो आपके नजर में पॉजिटिव हो, लेकिन आगे चल के वो गलत हो जाए। तो ये चीज क्या है, कॉम्प्लेक्स होता है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है। आपको बहुत ही ज्यादा समझदार लोगों को नौकरी पे रखना पड़ता है जो इन एनवायरमेंट्स की अच्छे से स्टडी करें। जैसे एक होता है डिपार्टमेंट आपका R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इनका काम ही यही होता है कि इन्वायरमेंट की अच्छे से स्कैनिंग टाइम टू टाइम करते रहें और उसके रिगार्डिंग जितनी भी थ्रेट्स और वार्निंग्स हैं उससे कंपनी को बचाते रहें। तो ये कॉम्प्लेक्स होता है यानी कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आते हैं रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब होता है कि आपस में ये इन्वायरमेंट ऐसे रिलेट करते हैं कि किसी इन्वायरमेंट के लिए ये फायदा होते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट लाते हैं, और मे बी पॉसिबल वही सेम फैक्टर दूसरे के लिए नुकसान यानी नेगेटिव फैक्टर हो जाए। ठीक, तो उसे हम कहते हैं रिलेटिविटी नेचर की है। जैसे कि अभी वही एग्जांपल ले लेते हैं कोल्ड ड्रिंक का, कि अगर सपोज कोर्ट ने ऑर्डर किया कि कोल्ड ड्रिंक्स को, पर्टिकुलर कंपनीज की कोल्ड ड्रिंक बैन कर दे, तो अब उस केस में फायदा किसको हो जाएगा, जूस कंपनी को या फिर जो अदर कंपनी है सॉफ्ट ड्रिंक्स वाली, उनको फायदा हो जाएगा। ठीक है, और नुकसान, और वही सेम ऑर्डर नुकसान किसके लिए हो गया, कोल्ड ड्रिंक कंपनीज के लिए हो गया। तो ये चीज क्या हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आपके कोर्ट ऑर्डर की वजह से पॉलिथीन बैग्स जो है वो, प्लास्टिक जो है वो बैन किया गया। ठीक है, कि पॉलिथीन जो होती है आपकी प्लास्टिक वाली वो बैन कर दी जाए। तो इसमें नुकसान किसका हुआ, उन फैक्ट्रीज का जो उसे मैन्युफैक्चर करती हैं। लेकिन वही सेम ऑर्डर फायदा किसके लिए हो गया, जो नॉर्मल जूट वगैरह के बैग्स बनाते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट सेम चीज डाल सकती है अलग अलग बिजनेस पे। तो ये चीज रिलेटिविटी। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आते हैं नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट या कहा जाए कि बिजनेस स्कैनिंग जरूरी क्यों है। पहला आता है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गिव फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर लगातार बिजनेस स्कैनिंग होती, इन्वायरमेंट स्कैनिंग होती रहे, यानी ये पांचों इन्वायरमेंट की स्टडी होती रहे, तो किसी ना किसी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने में या जल्दी से जल्दी किसी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाएगी एक बिजनेसमैन को। और साथ ही साथ फिर उसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी उठा सकते हैं। यानी सबसे पहले कोई चीज मार्केट में लाना, उसे कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ठीक, तो वो चीज भी आप अटेन कर सकते हैं अगर लगातार बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग हो रही है और आप बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। तो किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी आप मिस नहीं करेंगे और साथ ही साथ तुरंत ही जल्दी से जल्दी उसका फायदा उठा के सबसे पहले क्रिएटर हो जाएंगे, न्यू क्रिएटर हो जाएंगे आप मार्केट में उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के। नेक्स्ट आते हैं आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड गिव अर्ली वार्निंग सिग्नल। किसी भी तरह के नुकसान को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर इन फ्यूचर पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में चेंज होने की वजह से बिजनेस पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है, तो उसकी जानकारी, उसकी थोड़ी, जिसको कहें कि इंडिकेटर या भनक जो है वो आपको थोड़ा पहले ही हो जाएगी। तो आप अपने बिजनेस को उससे बचा लेंगे या सावधान हो जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करने लग जाएंगे। तो ये चीज क्या, अगर आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड गिव अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। नेक्स्ट आते हैं टैप्स यूजफुल रिसोर्सेज।
यूजफुल रिसोर्सेज को टैप कर पाएंगे, यानी कि इन्वायरमेंट स्कैनिंग करके मार्केट में क्या नया आया, नई टेक्निक आई है या कौन सी नई इनोवेशंस हुई हैं, उन सारी चीजों की भी जानकारी होगी। उसके अकॉर्डिंग आप अपने यहाँ की रिसोर्सेज को उससे चेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये चीज क्या है, टैप यूजफुल रिसोर्सेज। आप नई नई रिसोर्सेज को अपने यहाँ ला पाएंगे आराम से। क्यों? लगातार आप स्कैनिंग कर रहे हैं इन्वायरमेंट की और आप जानकारी रख रहे हैं कि क्या नया आया है या कौन सी चीज अब पुरानी हो गई या क्या चीज आउट ऑफ फैशन हो गई, तो ये सारी जानकारी रहेंगी। देन आते हैं कोप्स अप विद रैपिड चेंजेस। बहुत जैसे अभी हमने पढ़ा कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होती है, डायनामिक नेचर की होती है। ये पांचों एनवायरनमेंट हर वक्त चेंज होती हैं, तो उस केस में इस चेंज को रोक नहीं सकते, लेकिन ये जो चेंज हो रहे हैं इनका अंदाजा पहले से लगाकर क्या किया जा सकता है, आप अपने बिजनेस को उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस फिर आपके बिजनेस में नहीं होंगे। क्यों? कहीं ना कहीं आप उसी प्रिपरेशन के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट ही कर रहे होंगे या बिजनेस को रन ही कर रहे होंगे कि हाँ कोई भी चीज कभी भी ये इन्वायरमेंट की चेंज हो सकती है, तो उसके लिए ऑलरेडी आपने कोई ना कोई बैकअप प्लान रख रखा होगा। तो कोप अप विद रैपिड चेंजेस, तब अचानक से इन इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आने से आपके बिजनेस को धक्का नहीं लगेगा, क्योंकि आप स्कैनिंग कर रहे हैं और आपको पहले ही अंदाजा था कि हाँ चेंजेबल होती हैं और चेंजेस होते हैं इन इन्वायरमेंट्स में, तो उसके लिए आपने अपने आप को पहले ही तैयार कर लिया। देन असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जब आप अपने आप को पहले से चेंजेस के लिए तैयार कर रहे हैं, तो मतलब कि आप पॉलिसीज, गोल कंपनी का जो है वो ऐसा तैयार कर रहे हैं या आपने प्लानिंग इस तरह की कर रखी है जो कि इन इन्वायरमेंट्स की स्टडी के बाद हुई हैं। तो ये पांचों इन्वायरमेंट हेल्प करती हैं कंपनी की पॉलिसीज को बनाने में, प्लानिंग करने में, गोल डिसाइड करने में। देन आते हैं इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अल्टीमेटली ये इन्वायरमेंट्स कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती हैं, क्योंकि ये पांचों ही इन्वायरमेंट आपके बिजनेस के हर एस्पेक्ट को कवर करती हैं। जब ये पांचों इन्वायरमेंट आप कंट्रोल कर पा रहे हैं और इनसे नुकसान नहीं बल्कि इनको अपॉर्चुनिटी के वे में ले पा रहे हैं, तो वो आपके बिजनेस के परफॉर्मेंस को बढ़ाती हैं। तो ये चीज क्या होगी कि इसलिए आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसकी लगातार स्कैनिंग वगैरह करते रहना या बिजनेस एनवायरनमेंट का ध्यान रखना कि वो आपके बिजनेस पे कैसा असर कर रही है, जरूरी होता है। सो दीज आर दी इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस। ये मेन पार्ट ही है आपके चैप्टर का। मेन जो आपके केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं वो इस टॉपिक से जरूर आते हैं, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले आते हैं लीगल इन्वायरमेंट पे। तो अगर लीगल इन्वायरमेंट की बात की जाए तो इनमें आते हैं जनरली कोर्ट से रिलेटेड ऑर्डर। ठीक है, कि कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है, लॉ ने कोई ऑर्डर दिया है, जैसे कंपनी एक्ट हो गया, लीगल कंप्लायंस हो गया, कुछ ऐसी लीगल बातें जिनको पूरा करना जरूरी है। फैक्ट्री एक्ट हो गया, ठीक है, ट्रेड एक्ट हो गया, या आपका यूनियन जो एक्ट होता है आपका फैक्ट्रीज वगैरह में यूनियन लीडर से रिलेटेड जो एक्ट होते हैं वो हो गए। वेजेस एक्ट हो गए। तो ये सारे एक्ट जो हैं ये क्या हो जाते हैं कि लीगल इन्वायरमेंट के पार्ट हो जाते हैं, कि आपको उनमें लिखी बातें पूरी करनी ही है, उनके अगेंस्ट नहीं जाना है, अदरवाइज फिर पेनल्टी या फिर इम्प्रिजनमेंट होगी। तो ये चीज क्या हो गया, इसे हम कहते हैं लीगल इन्वायरमेंट। जिसे पूरा नहीं करेंगे तो फिर लीगल एक्शन लिया जाएगा, तो इसे लीगल इन्वायरमेंट कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पे। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का मतलब हो जाता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट रिलेशन। ठीक, पॉलिटिक्स जो पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका रिलेशन कैसा है बाहर की कंट्रीज से, वो चीज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो जाएगी। इसमें स्कीम्स वगैरह भी आएंगी, ठीक है, जो गवर्नमेंट नई नई स्कीम्स लॉन्च करते हैं वो सब भी इसमें ही आ जाएगा। MOA साइन करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उनको नहीं कहते हैं, MOA कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग कंट्रीज से साइन होते हैं। ठीक है, तो वो भी चीज इसी में आ जाती है आपके पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की। फॉर एग्जांपल आप हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बाहर की कंट्री में गए और उनके और हमारी कंट्री के बीच कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, ठीक है, वो साइन वाइन किए गए, तो वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी किसका पार्ट हो जाते हैं, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का पार्ट हो जाते हैं। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रिलेशंस, पॉलिटिकल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, साथ ही साथ वेरियस स्कीम्स जैसे आपका जनधन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, ये सारी चीजें, ये जो स्कीम्स होती हैं, ठीक है, ये सारी कहाँ आएंगी, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आ जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं सोशल इन्वायरमेंट का मतलब क्या हो जाता है।
सोशल कस्टम्स, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मार्केट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ पीपल, ये सारी चीजें सोशल में आएंगी, यानी जो कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ी हुई हैं, लोगों को अफेक्ट करती हैं, या लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंस की वजह से मार्केट में चेंजेस आते हैं, तो वो सोशल इन्वायरमेंट। जैसे अगर कहा जाए कि बहुत ज्यादा आपकी मिठाइयों की या स्वीट्स वगैरह की डिमांड बढ़ जाती है ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, तो वो चीज क्या हो गया, वो सोशल इन्वायरमेंट होगा। क्यों? क्योंकि फेस्टिवल की वजह से लोगों के ट्रेडिशंस वगैरह उससे जुड़ जाते हैं, तो वहां पे उस पर्टिकुलर चीज की डिमांड बढ़ जाती है, तो सोशल इन्वायरमेंट में वो चीजें आएंगी। नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमिक। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होती है आपकी इन्फ्लेशन रेट, जो भी चीजें पैसे से जुड़ी हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके मनी कंसिडरेशन को अफेक्ट कर रही हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ कंपनी, ठीक है, या इसके अलावा जैसे जीडीपी रेट हो गया, आपका स्टॉक मार्केट इंडिसेस हो गए, स्टॉक मार्केट का उतार चढ़ाव हो गया, इन्फ्लेशन रेट्स हो गए, ठीक है, इंटरेस्ट रेट हो गए बैंक के, वैल्यू ऑफ करेंसी हो गई, करेंसी की वैल्यू क्या चल रही है, वो कैसा इफेक्ट करेगी, ये सारी चीजें जो होंगी ये हो जाएंगी आपकी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो ये सारी चीजें पैसे से जुड़ी है, इसलिए ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएंगी। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कई बार केस स्टडी में दिखाई देता है मोर्टालिटी रेट, मोर्टालिटी रेट हो गया, ठीक है, और हो गया आपका पॉपुलेशन रेट हो गया, ये सारे जो वर्ड हैं ये आपके किससे जुड़े होते हैं, ये आपके सोशल एनवायरनमेंट से जुड़े होते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन रेट वगैरह कैसा चल रहा है, कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, औसतन लोग कितने साल तक जीते हैं, मोर्टालिटी रेट वगैरह क्या है, तो ये सब चीजें सोशल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं। और वहीं पर अगर हम कहें कि पर्सन की पर कैपिटा इनकम कितनी है, तो वो कहाँ चला जाएगा, वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चला जाएगा। तो ये सोशल। और नेक्स्ट आते हैं हम लास्ट टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट पे। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मतलब हो जाता है जितनी भी नई इनोवेशंस हैं वो सब आ जाती हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट पे, जैसे ऑनलाइन टेक्निक्स वगैरह यूज करना, ई पेमेंट्स यूज करना, अभी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है, ये इस सब का बहुत ज्यादा स्फेयर का बढ़ना, ये सब चीजें क्या हो गई, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है कि आईटी सेक्टर में जितने चेंजेस हो रहे हैं या डेवलपमेंट हो रहा है आईटी सेक्टर में, और उसकी वजह से एनवायरनमेंट पे कोई असर पड़ रहा है, एनवायरनमेंट से मेरा मतलब है बिजनेस एनवायरनमेंट पे, तो वो सारे फैक्टर्स किसमें आते हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। पुरानी मशीन्स को चेंज करके न्यू मशीन्स इंस्टॉल करना और उससे आपके प्रोडक्शन करना, तो वो सारी चीजें भी टेक्नोलॉजिकल पार्ट है। तो ये हो गई आपकी 5 एनवायरमेंट्स, जो कि या फिर कहे हम 5 डायमेंशंस आपके बिजनेस एनवायरमेंट की। नेक्स्ट हम आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है डीमोनेटाइजेशन। छोटा सा टॉपिक है बट थ्योरी क्वेश्चंस में दिखता है, इसकी केस स्टडी जनरली नहीं आती क्योंकि इसमें केस स्टडी एज सच आपकी नहीं बन सकती, ये डायरेक्ट आपका थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं कि डीमोनेटाइजेशन क्या है, इसके बाद ये कब आया और साथ ही साथ इसके फीचर्स क्या हैं। तो डीमोनेटाइजेशन का मतलब हो जाता है आपका कि एक ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से पास होना जिसमें आपके 1000 और 500 के नोट जो है उन्हें सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया बाय द ऑर्डर ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, तो वो चीज क्या है, डीमोनेटाइजेशन कहलाती है, ठीक। तो ये आपका जो है ये कहीं ना कहीं आपके देश की इकोनॉमिक करेंसी को अफेक्ट करता है। तो उसके फीचर्स क्या क्या है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स, ऐसा क्यों किया गया था, तो टैक्स एडमिनिस्टर हो पाए, ठीक, जितनी भी टैक्स की चोरी हो रही है उन्हें रोका जा सके, तो और टैक्स कितना लोग भर सकते हैं ये देखा जा सके, तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर की तरह इसको लिया गया, क्योंकि लोगों को परमिशन थी कि वो एक दिन में एक स्पेसिफिक अमाउंट ही बैंक से निकाल सकते हैं, और उन्हें अगर अपने 1000 और 500 के नोट अगर बदलने हैं तो उस केस में वो बैंक में ही जाकर उसे बदल सकते हैं, कहीं और नहीं बदले जाएंगे, और उन नोट्स को रिप्लेस करके नई करेंसी इन फ्यूचर आएगी। तो ये वो पूरा ऑर्डर था। तो उस केस में टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर एक तरीके से हो गया, क्योंकि सब जितने लोग थे उन सबकी इनकम घर से उठ के बैंक पहुंच गई, तो ये कहीं ना कहीं टैक्स को एडमिनिस्टर करने में आसानी हो गई या टैक्स इम्पोज करने में आसानी हो गई। नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ टैक्स इवेजन, यानी कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं आपके टैक्स की चोरी जो हो रही थी उसे रोका जा सका, क्योंकि अब सारी मनी कहाँ चेंज हो रही है, बैंक में। तो उस केस में जो
पैसा जिस पर टैक्स नहीं लग पा रहा था उस पर भी टैक्स लगने लग गया। तो इस केस में टैक्स इवेजन को रोका गया काफी हद तक। चैनलाइजेशन ऑफ सेविंग्स इनटू फॉर्मल फाइनेंस सिस्टम, सारे पैसे को चैनलाइज यानी इकट्ठा कर लिया गया कहाँ पर, बैंक में, तो उसे और ज्यादा फाइनेंशियल सिस्टम में लाया जा सका। बैंक्स के पास पैसा ज्यादा, तो उस केस में वो लोन ज्यादा देंगे, तो और ज्यादा अच्छे से डेवलपमेंट कंट्री का हो पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं लोगों की सेविंग जो घर के अंदर रखी हुई थी उसे अचानक से इस ऑर्डर से चैनलाइज कर लिया गया बैंक्स में, यानी बैंक में रखवा लिया गया। नेक्स्ट आते हैं क्रिएट अ कैश लाइट इकोनॉमी। कहीं ना कहीं प्रमोशन आपके डिमोनेटाइजेशन की वजह से कंट्री में आया कि कैश लाइट इकोनॉमी होनी चाहिए, यानी कैशलेस इकोनॉमी होनी चाहिए। अगर आपको याद हो तो ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट जो है वो इसी के बाद स्टार्ट हुई कि ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, और बैंकिंग के थ्रू आप बैंक के ऐप से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई कर सकते हैं, तो ये फोन पे हो सकता है। ये सारी चीजें जितने आपके एप्स हैं ये सबका ज्यादा यूज या ज्यादा डेवलपमेंट कब से शुरू हुआ, डिमोनेटाइजेशन के बाद, क्योंकि ऐसा किया गया कि आपके सारे पैसे जो हैं वो बैंक में रहें, और जब ये कैशलेस इकोनॉमी आप प्रमोट करेंगे तो वो पैसा अकाउंट से होकर जाएगा, तो कहीं ना कहीं कोई भी तरह का करप्शन वगैरह जो है वो कम हो पाएगा। इसमें एक पॉइंट और आप जोड़ सकते हैं, टू इवेट करप्शन, करप्शन को कम करने के लिए जो पैसा हाथों हाथ चेंज हो रहा था अब वो बैंक के थ्रू चेंज होगा, तो ये चीज क्या है, कहीं ना कहीं करप्शन भी आपका कम होता है। तो ये हो गया डिमोनेटाइजेशन। सो आई होप आपको इतना पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट का समरी समझ में आया हो। अगर कहीं किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और इन सीरीज के साथ ही साथ मैं थ्योरी क्वेश्चंस की भी सीरीज लगातार चला रही हूँ कि थ्योरी, हर चैप्टर से थ्योरी क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं, तो आप वो वीडियोस भी जरूर देखिएगा। मेरी क्लास 12 बिजनेस स्टडी की जो प्लेलिस्ट है उसमें वो वीडियोस हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर 2 का समरी डिस्कस करूंगी, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, तो उसे भी जरूर देखिएगा और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।